चलिए शुरू करते हैं अपना डेली करंट अफेयर का सेशन। जो करंट अफेयर स्टैटिक लिंक्स है चला आ रहा है कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ से बीएसएससी के लिए आपके इंपॉर्टेंट है और ये बीपीएससी के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से नोट्स बनाते चलिएगा आप। अपना पीडीएफ चाहिएगा तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप कर लीजिएगा, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा तो आपको पीडीएफ यहाँ पे पढ़ाए गए करंट अफेयर का मिल जाएगा, जो आपके लिए काफी बेनिफिट फ्रूटफुल हो सकता है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, बल्कि होगा ही। चलिए आइए देखते हैं करंट अफेयर अपना। रिसेंटली अ 3 मेंबर कमिटी अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल बेंच ऑफ एनजीटी, ठीक है। प्रिंसिपल बेंच ऑफ एनजीटी, एनजीटी आपको पहले भी बताया जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कब बनी थी? 2002-2010 में, ठीक है। क्या होता है ये सब कुछ जानेंगे अभी। पहले तो आप इसका आंसर दीजिए कि रेड टाइड इन पुडुचेरी किसके लिए बनाया गया, कौन से कॉज को जो है एनालाइज करने के लिए ये अभी 3 मेंबर कमिटी बनाई गई है। रेड टाइड इन पुडुचेरी, रेड टाइड इन गुजरात। पहले तो ये भी जानना होगा कि रेड टाइड है क्या और क्यों न्यूज में है अभी। रेड टाइड इन गुजरात, रेड टाइड इन बे ऑफ बंगाल, रेड टाइड इन लक्षद्वीप। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। करंट अफेयर अगर आप देख रहे हैं कहीं से भी तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए, और अगर नहीं मालूम है तो इसका मतलब कि आप कहीं से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं और 25 लाख की भीड़ बन रहे हैं। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रेड टाइड इन पुडुचेरी, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। अब ये रेड टाइड है क्या, इसको समझते हैं। Recently, a 3-member committee appointed by the principal bench of the National Green Tribunal inspected the Kurchikuppam drain and beach to analyze the cause behind the recent phenomenon of red tide in Puducherry। ये याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। रेड टाइड अभी रिसेंटली न्यूज में था, उसका कौन से यूनियन टेरिटरी और स्टेट से संबंधित है, ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सीधे वहां पे पुडुचेरी आंसर होगा आपका। अब रेड टाइड को याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं इसको, हब्स बोलते हैं, हब्स, HAB, हब्स के नाम से भी जाना जाता है। हार्मफुल एल्गी बूम इसको बोलते हैं। इसका पूरा मतलब हुआ हार्मफुल एल्गी ब्लूम, ठीक है। अचानक से अलगी के इसमें वृद्धि हो जाना, क्वांटिटी में वृद्धि हो जाना, जिसके कारण जो है आपका पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा। देखिए यही है हार्मफुल एल्गी बूम, इसी को बोलते हैं हार्म्स भी, ठीक है। ये देखिए अभी रिसेंटली ये पुडुचेरी में देखा गया है, इसीलिए न्यूज में है, इसको याद रखिए। इट इज अ कॉमन टर्म यूज्ड हार्मफुल अलगी बूम। अचानक से जो है अलगी की क्वांटिटी में, एरिया में, टाइड में वृद्धि हो जाती है, उसी को कहते हैं। और ये जो है वहां के इसके लिए हानिकारक होता है, वहां की जीव जंतु के लिए हानिकारक हो जाता है ये, इसीलिए ये चिंता का विषय है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से एक बॉडी है एनजीटी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। 2010 में बनी थी ये, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये एक कोर्ट, एक तरह का कोर्ट है, ठीक है, जो कि 2 चीज पे स्पेशल कोर्ट है ये ध्यान में रखिएगा। और इस तरह की बॉडी जो है अब तक पूरी दुनिया में 3 ही जगह है। एक आपको ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरा न्यूजीलैंड में है, ठीक है, और तीसरा आपका इंडिया में है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है। और इसका काम क्या है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और नेचुरल रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये स्पेशली बनाई गई है इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इज a statutory body in India that deals with expeditious disposal of cases related environmental protection and other natural resources। 2010 में बनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पेशल कोर्ट है ये, और ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑफिशियली चूजन स्पेशली बाय द गवर्नमेंट टू एग्जामिन लीगल प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टिकुलर टाइप
और पार्टिकुलर टाइप क्या है बता दिया गया आपको, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, इस तरह के सिविल केस को जो है ये आपको निवारण करती है ये बॉडी। ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करती है और जरूरत पड़ने पर पेनल्टी भी लगाती है। ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेस को नुकसान पहुंचाते हैं, इस तरह की चीजों के लिए ये काम रखती है, ये बहुत काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे आपको दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, 2002 में आया, ये ध्यान रखिएगा। द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट कब आया, 1991 में। इन सब को प्रोटेक्शन कौन करती है, यही एनजीटी, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो आप इस बॉडी का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, ये आपके इन्वायरमेंटल के सिलेबस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये सारा डेट भी आप याद रख लीजिएगा, नहीं भी याद कीजिएगा तो एक जगह लिख लीजिए, रिवाइज करते करते आपको याद हो जाएगा ये। ठीक है, और एनजीटी के तरह ही और भी बॉडी है, ट्राइब्यूनल बना हुआ है, किसके किसके लिए। और सबसे खास और ध्यान में रखने वाली बात कि ये आपका 14A कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखिएगा। 14A में इसका जो है आपका इसको मेंशन किया गया है 323A और 323B, इसका आर्टिकल भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से ये सारी जानकारी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, जो यहाँ पर बताया गया है आपको। तो यहाँ पे जो भी चीज आपको बताया गया ट्राइब्यूनल से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारी थी। और 14A में बताया है, 323A में जो है आपका AFT है। ठीक है, आर्मी आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल, ये है आर्मी के लिए ट्राइब्यूनल है खास 323A में। और 323B में इनके अलावा जितने भी ट्राइब्यूनल है सब 323B में है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 323B में अगर बात करें तो कौन कौन है आपका, NCLT है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये 2013 में बना था। NGT है आपका जो 2010 में बना था, जिसके बारे में आप अभी पढ़ा। NCLAT है एक एप्लीएट ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एप्लीएट ट्राइब्यूनल, ये 2016 में बना था। ये सारा जो है डेटा आपको याद रखना है, और यहाँ से जो भी चीज बताया गया है ये सब ध्यान में रखिएगा। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से करंट और स्टैटिक लिंक करके बताया जाता है आपको। तो ये सारा डेटा जो है आपके काम का है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्या है आपका, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड वेरियस टूरिस्ट अट्रैक्शन एट राष्ट्रपति न्यायालम। राष्ट्रपति न्यायालम हमको लगता है आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, ये बताइए कि कहाँ लोकेटेड है, यही क्वेश्चन हो गया। राष्ट्रपति न्यायालम में जो है अभी वेरियस थिंग्स का इनॉग्रेशन हुआ है, तो आपको बताना है कि ये राष्ट्रपति न्यायालम है कहाँ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सिकंदराबाद, न्यू दिल्ली, गांधीनगर कहाँ है पता है आपको, गुजरात में। ठीक है, अमृतसर कहाँ है, तो इसका आंसर दीजिए। पहले तो राष्ट्रपति न्यायालम के बारे में कुछ बताइए, अगर आपको मालूम है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, एक आप जान रहे होंगे कि राष्ट्रपति का जो भवन और रेसिडेंट वो कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। इसके बारे में नहीं पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रपति न्यायालय। और जो है क्या नाम, मुगल गार्डन जिसको पहले बोलते थे उसका नाम चेंज कर दिया गया है, नाम क्या हुआ है नया वो आप बताइएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि राष्ट्रपति न्यायालय कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है सिकंदराबाद में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और देखिए आप जानिए राष्ट्रपति न्यायालय के बारे में। वाइल द राष्ट्रपति भवन इज इन दिल्ली, राष्ट्रपति भवन कहाँ है, तो दिल्ली में है। ठीक है, इसी की बात कर रहे थे हम कि इसी को क्या मुगल गार्डन भी बोला जाता था राष्ट्रपति भवन को, अब क्या बन गया है वो, अमृत उद्यान। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, देयर आर 2 रिट्रीट्स फॉर द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। हेड ऑफ द स्टेट होते हैं आपके राष्ट्रपति के लिए, जो आर्टिकल है वो बताइए, 52 है। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं, आप अगर याद है आपको अभी राइट नाउ तो कमेंट कर दीजिए अपने, जितने भी राष्ट्रपति से रिलेटेड आप आर्टिकल जानते हैं। पॉलिटी में बार बार आपको बताया जाता है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति और उनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं उनको याद रखिएगा।
ठीक है। 52, 53, 54, 55, 56, 57 सब के सब जो है आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आफ्टर हैदराबाद एनेक्सेशन इन 1948, यहाँ से एक डेटा भी आपको मिल रहा है, हैदराबाद का एनेक्सेशन कब हुआ था और किन के द्वारा हुआ था, ये सब जो है आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इनके बारे में एक और चीज याद रखिएगा कि ये जो है देश के सबसे लंबे समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा 1947 से 50 तक, ठीक है। और उसी दौरान ये होम मिनिस्टर भी थे, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 11 की पढ़िएगा तो इनके बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। इट बिकम द प्रेसिडेंट रिट्रीट एंड यूज्ड एज अ सोजर्न ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति न्यायालम की बात हो रही है। द प्रेसिडेंट विजिट द रिट्रीट एटलीस्ट वंस। जो भी राष्ट्रपति न्यायालम है इनकी बात हो रही है, यहाँ पे साल में एक बार जरूर जो है प्रेसिडेंट विजिट करते हैं और उसी दौरान जो है इन्होंने क्या किया है, बहुत सारी चीजों का वहां पर उद्घाटन किया है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति न्यायालम अभी न्यूज में है। तो आपको याद रखना है लोकेशन राष्ट्रपति न्यायालम की कहाँ है, तो सिकंदराबाद यानी हैदराबाद। ऑपरेशन पोलो इज रिलेटेड विथ, ये बताइए, ये भी अभी वहीं से न्यूज में आ जाता है, इंटीग्रेशन के कारण जो है ये न्यूज में आया, राष्ट्रपति न्यायालम के कारण ये भी ऑपरेशन पोलो भी न्यूज में आया। बताइए प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद किसके लिए हुआ था ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ये भी आपको जानकारी याद रखनी, ये आपके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है। प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द किंगडम ऑफ मैसूर, प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़, गुजरात, ठीक है। कहाँ है इसका आंसर आपको बताना है। उम्मीद करते हैं कि पॉलिटी आप इस तरह से पढ़ रहे हैं कि ये सब जो है जानकारी आपको मालूम होगी। अगर नहीं मालूम है तो बीएसएससी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको, वैसे भी वहां 25 लाख का कंपटीशन है, ठीक है। इस तरह से अगर करंट अफेयर कीजिएगा स्टैटिक लिंक करके तो आपके चांसेस बनेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो आइए आंसर देखिए। ऑपरेशन पोलो इज द मिलिट्री एक्शन लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी, सितंबर, ये याद रखिएगा इस डेट को। बिहार में होने वाले जितने भी एग्जाम है सबके लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट वाइज क्वेश्चन बहुत सारा बिहार के एग्जाम में होता है। तो ऑपरेशन पोलो का डेट याद रखिएगा आप, 13 नवंबर 1948, ठीक है। यहां से एक चीज आपको पता चला, प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद, द निजाम ऑफ हैदराबाद वाज thinking on joining India ever since independence on August 15, 1947. The military offense in Hyderabad state was termed as a police action, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल था इसमें, याद रखिएगा। निजाम फोर्सेस सरेंडर्ड टू द इंडियन आर्मी सितंबर 18, 1948, ठीक है, याद रखिएगा। इस डेट को जो है आपको 5 दिन के बाद जो है निजाम की आर्मी ने सिलेंडर कर दिया था इंडियन आर्मी के समय, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन पोलो किससे रिलेटेड था, हैदराबाद से, ठीक है। प्रिंसली स्टेट हैदराबाद, ये सारी जानकारी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ध्यान में रखिएगा डेट को, डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सिलेंडर कब हुआ था ये भी ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन पोलो ध्यान में रखिएगा। फेम इंडिया स्कीम इज एन इनिशिएटिव स्कीम दैट रिलेटेड विथ, किस फेम इंडिया जो है किससे रिलेटेड है, कौन सी स्कीम है, किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, जीएसटी रिवार्ड स्कीम, एग्रो रिलेटेड स्कीम, एग्रो मींस एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एजुकेशन स्कीम, कौन सी स्कीम है, किससे रिलेटेड है, ये सारी जानकारी अभी हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है। ये स्कीम जो है फर्स्ट लॉन्च इसका 2015 में हुआ था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा ये जो है 2 फेज में लॉन्च हुई है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फेम इंडिया स्कीम, इसका पूरा नाम क्या है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। पहले तो आप इसका बताइए ये कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसा कि पहले बताया कि 2 फेज में लॉन्च हुआ है, तो पहला फेज इसका जो है आपका 1 अप्रैल 2015 से चला है 31 मार्च 2019 तक, ठीक है।
और उसके बाद दूसरा फेज इसका कब से चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है इसका दूसरा फेज आपका 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस स्कीम के इनॉग्रेशन डेट से भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, इनॉग्रेशन ईयर से भी क्वेश्चन होता है, इस तरह का क्वेश्चन देखा गया है। तो फेम इंडिया का पूरा नाम आप जरूर याद रखिएगा। फेम इंडिया स्टैंड फॉर फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब यहाँ पे से आप जान लीजिए पहले, हाइब्रिड व्हीकल जिसमें आपका इलेक्ट्रिक मोटर भी लगा हुआ है और उसके बाद इंजन भी है। ये दोनों चीज है जो यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक से भी चलेगी और जरूरत पड़ने पर इंजन से भी, पेट्रोल वगैरह से भी चलेगी। उसी को कहा जा रहा है क्या, हाइब्रिड व्हीकल। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसका जो आपका पूरा नाम है फेम का, वो याद रखिएगा आप कि फास्टर एडॉप्टेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसका पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। और इस स्कीम का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो ध्यान में रखिएगा। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। 30% तक जो कन्वर्जन कर दिया जाएगा, जो भी पेट्रोल और डीजल से वाहन चल रहा है उसमें से 30% तक आपको 2030 तक जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे मूव कर जाना है हम लोगों को। यही जो है टोटल ट्रांसपोर्ट का इनटू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बाय 2030। फेम इंडिया 2015 में जो लॉन्च हुआ है, इसका यही उद्देश्य है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आज आपको बताए गए, इस क्वेश्चन को आप बीएसएससी के पेपर में भी देख सकते हैं, बीपीएससी में भी आपको मिल सकता है। प्रैक्टिस सेट भी आप अगर लगा रहे हैं कहीं कभी, तो वहां भी ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर वही होगा कि एग्जाम के लास्ट मूवमेंट में आपका होगा ये कि आप करंट अफेयर के लिए इस मैगजीन उस मैगजीन के लिए दौड़ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर है। आपके एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको लगेगा कि मेरा करंट तो हुआ ही नहीं है, हम कोई मैगजीन भी नहीं पढ़ा और ना खुद का नोट्स बनाया। तो अगर आप एक एक दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन इस तरह से अगर डेली देखिएगा, आप 5-5 क्वेश्चन भी डेली अगर देखिएगा, तो एग्जाम से पहले तक 250 से ज्यादा क्वेश्चन आपके अपने ऐसे तैयार किए हुए रहेंगे जो डेली न्यूज में होता है, डेली विषय का चर्चा होता है, जिसपे जो क्वेश्चन बनता है वहीं से बनता है, जो आपके न्यूज़पेपर में होता है वहीं से क्वेश्चन बनता है। तो ये सारी जानकारी जो है आपको न्यूज़पेपर से मिल रहा है, जिससे आपके करंट के क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे बड़ी बात कि स्टैटिक को लिंक करके बताया जा रहा है यहाँ पे, जो आपका जीएस मजबूत करेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर का सेशन कंटिन्यू देखते रहिए, इससे अपना नोट्स बनाते रहिए। एग्जाम के टाइम में आपके पास अपना करंट अफेयर मैगजीन होगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए।